So good morning everyone, good morning Manish and good morning Saurabh. Today we will start the crash course for UPSC CSE Prelims 2021. And as you know, because of this COVID situation, second wave of the Corona, each and every plan has been failed. So जो हम लोगों का प्लान बना हुआ था about the crash course वो भी फेल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए कुछ ना कुछ डिलेज दिख रहे हैं। ठीक है, नीतीश सर और विशाल सर को जो कोर्स अभी उनकी क्लासेस होनी चाहिए थी बट मुझे लेनी पड़ रही है बिकॉज सर की तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमी की क्लासेस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड बेसिकली इन यूपीएससी प्रीलिम्स there are two types of questions. One is conceptual basis, concept, and second thing is factual. Means in this factual आपको current affairs से related कुछ questions मिलेंगे। तो current affairs की सीरीज हमारी बिल्कुल different है। तो current affairs वहां पे हम डील करने वाले हैं। Here we will discuss about the concept portion. ठीक है, concept के साथ साथ जो कुछ important facts हैं उनको भी हम यहाँ पे डील करेंगे। So in this first lecture, we will cover basics of economy, various types of economy, what is economic growth, what is development, what is national income. ठीक है, तो इससे related अगर आप देखोगे per year, out of 100 questions in GS, about कितना questions आपको मिलेगा? Near about 12 to 15 questions कहाँ से होने वाले हैं? From economy portion. And from this economy portion 12 और 15 जितने क्वेश्चंस हैं इसमें से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे कंसेप्ट बेसिस पे नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपका जो करंट अफेयर्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपके नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, कुछ यही पैटर्न रहता है। ये मैंने बिल्कुल लीस्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर लिया हुआ। ओके, सो वी विल स्टार्ट this crash course from sectors of the economy. Okay, so there are four types, basically three types हम consider करते हैं, primary, secondary and tertiary. Quaternary and quinary ये additionally इसमें add की गई है जो tertiary का ही part है। So first of all sectors of the economy, सबसे पहले economic activities क्या होती है, क्योंकि जितनी भी देखो activities है from the morning to टिल नाइट, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को हम एक्टिविटीज में काउंट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो टर्म यहाँ पे आगे लगता है व्हाई इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी एक्टिविटी देन दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनसे जनरेट होती है इनकम दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसी के बेसिस पे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक ब्रॉडली ग्रुप में डिवाइड किया हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड फर्दर जो टर्शरी ग्रुप है इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं इन क्वाटरनरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज में। सो प्राइमरी सेक्टर इट डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। अब जो रॉ मटेरियल मींस जो प्रोडक्ट होगा प्राइमरी सेक्टर का वो प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट होगा इन सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। टर्शरी में अलग आ जाएगा, ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड। क्वार्टररी एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वार्टररी सेक्टर। सो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इट डील्स विद नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, और ये एक तरीके से बेस की तरीके से काम करता है। तो प्राइमरी सेक्टर इज द बेस for all economic activities in the country, क्योंकि यहां से ही हमको बेसिक रॉ मटेरियल मिलता है। अगर आप स्टील इंडस्ट्रीज की बात करो तो स्टील के लिए आयरन माइनिंग होगा, माइनिंग कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर है माइनिंग। यहाँ से जो ओर्स है जो यहाँ से निकाल के लेके जाया जाएगा आयरन ओर, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है फिर स्टील, आयरन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल बेसिक चीज है। तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है that is called red collar workers. अब आ जाइए सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर these activities
add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. तो वो जो आयरन ओर या फिर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट था, जो वीट प्रोड्यूस हुआ, अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, अब उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको पिज्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी स्टेप है. Secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing, construction, industries. ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. और इसमें जो लोग involved हैं means the labor class which is involved in this sector, that is called blue collar worker. Next is tertiary. Tertiary sector को हम service sector कहते हैं. और service sector basically ये क्या है? It help in the development of primary and secondary sector. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है उसको रेगुलेट और डेवलपमेंट करने का काम क्या करता है, कौन कर रहा है? टर्शरी सेक्टर. यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन. अगर हम इसमें देखें कौन कौन सी क्लास आती है, तो जो बैंक्स हैं, बैंक में आप मनी लेते हो तो बैंकिंग सर्विसेज, वो सर्विस सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर. अब एग्रीकल्चर करना है, मान लो वी आर द फार्मर्स, हमको अगर सीड या फर्टिलाइजर्स लेके आने हैं तो वहां से हम क्या लेके आएंगे? बैंक से मनी. इसी तरीके से ट्रेन्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इनके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, मींस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है प्रोडक्शन के लिए. इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस हुआ, सो दीज आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर. और जो लोग इन्वॉल्व है सर्विस सेक्टर में, दीज आर कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स. ठीक है, तो रेड कॉलर देख लिया, ब्लू कॉलर देख लिया एंड व्हाइट कॉलर. अब आ जाइए क्वार्टरनरी सेक्टर. क्वार्टरनरी सेक्टर क्या है? इट इज एन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी. ये जितना ज्यादा ग्रोथ करेगा क्वार्टरनरी सेक्टर, यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वार्टरनरी. किसी भी इंडस्ट्री में हर एक जगह आप देख सकते हो, जैसे फॉर इंडिया DRDO, ISRO, CSIR, ये क्या है? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है. मींस जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी हमारे लिए, वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. इसीलिए ये सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसको बोलते हैं हम नॉलेज इकोनॉमी. ओके, नेक्स्ट इज क्विनरी एक्टिविटीज. क्विनरी एक्टिविटीज मींस टॉप लेवल डिसीजंस जहां पे लिए जाते हैं, मींस टॉप ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट. ठीक है, जहां पे आप बॉस बन के बस डिफाइन करने वाले हो एवरीथिंग. मींस टॉप ब्यूरोक्रेट्स हुए, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, और स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स. ये सभी लोग किस में आ जाते हैं? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, यानी कि क्विनरी एक्टिविटीज में. तो ये है हमारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ये तो एक तरीके से हमने उसको डिसइंटीग्रेट किया है, हमने सभी सर्विसेज को, इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उनको डिसइंटीग्रेट किया. अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के चश्मे से अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी, मींस बैंक्स हो गई, पुलिस सर्विसेज हो गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोसिस, गूगल, कोई भी जगह है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी होगी. मींस आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, कभी भी फायर नहीं किया जा सकता. वहां पे आपको एटलीस्ट 2 या 3 मंथ की सैलरी देने के बाद ही आपको बाहर निकाला जा सकता है. ठीक है, जबकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे आपके घर में काम करने वाले वर्कर्स हुए, या फिर सब्जी वाला, ठेला वाला, इन लोगों के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं. अब देखो लॉकडाउन कंडीशन में ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी अर्निंग डेली होती है. ठीक है, डेली बेसिस उनको मिलता है. यहाँ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको मंथली सैलरी मिलती है. ठीक है, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है. वर्क फ्रॉम होम करेगा तो एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ तो सैलरी मिलेगी, भले ही हाफ या 1/3 कोविड सिचुएशन में मिल रही हो, लेकिन एटलीस्ट मिलेगा. तो रेगुलर मंथली सैलरी मिलेगी. व्हाइल दीज वर्कर्स गेट डेली वेजेस, जो कभी ना कभी मींस कोरोना सिचुएशन में उस पे इफेक्ट पड़ेगा. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड हियर. अब जब किसी भी कंपनी को जो है, या फिर अगर आप सिलेक्शन लेता है, मिलता है आपको IAS IPS कुछ भी मिलेगा, तो वहां पे आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच यू हैव टू फॉलो दैम.
अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो मिसकंडक्ट में आ जाएगा और आपकी जो सीआर है उसको रेड मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होने वाले, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होने वाला। आप अपने घर में कोई वर्कर है, उसको अगर आपने हायर करके साफ सफाई करवा रहे हो तो भी उसको एडिशनल और काम दे दोगे कि आप तो पे कर रहे हो, मींस फिक्स किया हुआ है 6 to 7 आवर्स काम कराना है, लेकिन आप कितना करा रहे हो, 10 to 12 आवर्स। वर्कर्स गेट बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज में। अनऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, कुछ नहीं मिलने वाला। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। यहाँ पे कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है। वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, यहाँ पे कोई भी फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखो ये जो सारे लेक्चर्स है जिसको मैंने अपना क्लासेस में एटलीस्ट 5 क्लासेस में मैंने सब कवर किया था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रीलिम्स का, वही सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें आप कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करते हो फॉर गेटिंग योर डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट। सिमिलरली इकोनॉमिक सिस्टम में भी इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे भी कुछ आपने इनपुट्स दिए हुए हैं और आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हो। एंड what is the ultimate goal and ultimate aim of the economy? That is called economic development. Development is the economic development is the desired output. ठीक है, तो कई सारे इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे। अब वो इनपुट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, like traditional economic system, command economic system, market economic system and mixed economic system. ठीक है, सो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मींस आप हिस्ट्री में चले जाइए, जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां पे सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी, हड़प्पा और सिंधु जो सभ्यता है वहां पे आपको सारी यही चीज दिखाई देगी। मींस सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फार्मिंग, गैदरिंग, हंटिंग, यही सारे काम मिलने वाले हैं। रिलायंस ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, कई सारी चीजें जो फॉलो की जाती है वो सोसाइटी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की सोसाइटी में, वो डिपेंड करती है कस्टम और ट्रेडिशन पे, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है। मींस अगर फादर, आपके ग्रैंडफादर फार्मर थे, तो जो उनका सन यानी कि आपके जो फादर होंगे वो भी क्या होंगे, फार्मर होंगे, आप भी फार्मिंग करोगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी होंगे वो सब फार्मिंग ही करने वाले हैं। हंटिंग है तो हंटिंग होगा। ठीक है, तो ये कस्टम एंड ट्रेडिशन पे बेस्ड रहती है। टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल होगी। ठीक है, लाइक हॉर्स, प्लो, बो एंड एरो, यही सारी टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। फैमिली लेबर मींस अगर आपका फार्म हाउस है तो वहां पे पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व रहने वाली है, और हर एक पर्सन के लिए अलग अलग जॉब डिसाइड है, प्री डिसाइडेड है। जैसे मैन है तो ये बाहर के लिए बाहर की जॉब करेगा, वुमेन घर के अंदर की देखभाल करेगी, जो चिल्ड्रन है वो अपने फादर एंड मदर इन दोनों की हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो फैमिली लेबर एंड जेंडर रोल्स प्री डिसाइडेड है सारी चीजें, उसमें किस तरीके से करना है। ये जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है अभी भी आपको मिल जाएगी, जो ट्राइबल पार्ट है, ट्राइबल जैसे हमारे अगर अंडमान निकोबार जारवा फैमिलीज है, वहां पे भी आप जाओ तो अभी आपको क्या मिलेगा, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, आपको बहुत सारे जगह ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिल सकता है, स्पेशली इन ट्राइबल पोर्शन। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि भाई कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, कोरोना आए या ना आए, कोई वॉर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई चैलेंज नहीं है। सुबह उठना है, जाके जो इनुइट फैमिली है, इनुइट कहाँ पे मिलते हैं आपको, कनाडा में। कनाडा में ये लोग क्या है, ये फिशरमैन है। फिशरमैन मींस सुबह उठ के इनको क्या करना है, सिर्फ फिश पकड़नी। आज भी पकड़ेंगे, कल भी पकड़ेंगे, आगे भी इनकी जनरेशन बाय जनरेशन यही काम होने वाला है। तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं। एवरीवन नोज व्हाट रोल टू प्ले एंड लाइफ इज जनरली स्टेबल, predictable and continuous.
सो दीज आर द एडवांटेजेस। ठीक है, अब आ जाइए कमांड इकोनॉमी में। कमांड इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो कमांड का मतलब है कोई एक लीडर होगा। आप यहाँ पे देखो जितने भी लोग दिख रहे हैं, किम जोंग उन, हिटलर, मुसोलिनी, ये सारे लोग क्या है, एक तरीके से आपको दिखाई देंगे कमांड कर रहे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय दिस लीडर। ठीक है, ये जो कहेगा वो आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। सो कंप्लीटली डिटरमाइन एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। एंड सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल अथॉरिटी मींस दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। ये जो कमांड इकोनॉमी की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप हमेशा याद रखना। इसको इसी से आप रिलेट कर सकते हो किसी भी चीज को। गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान को क्रिएट करेगी। तो याद करो जब 1947 15 अगस्त 1947 जब हम लोगों को फ्रीडम मिलती है और उसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू ने जो हमारे इकोनॉमिक को टिल्ट किया, वो कहां से किधर की ओर टिल्ट किया था? टुवर्ड्स सोशलिस्टिक पैटर्न, सोशलिज्म की तरफ हम लोगों का टेंडेंसी थी। मींस वहां पे कोई ना कहीं आपको कमांड इकोनॉमी मिलेगी। तो मींस वहां पे प्लानिंग कमीशन होगा, प्लानिंग कमीशन विल डिसाइड एवरीथिंग, और उसी के अकॉर्डिंग जो मनी है वो भी एलोकेट किया जाएगा हर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। सेंट्रल प्लान सेट द प्रायोरिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस करना है? जैसे फर्स्ट एफवाईपी में क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। मींस दिस इज डिसाइडेड बाय प्लानिंग कमीशन, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है क्योंकि प्लानिंग कमीशन का जो हेड होते थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड कर दिया कि इन फर्स्ट एफवाईपी वी विल इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट मींस मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज विल एलोकेट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो भी वो डिसाइड करेगा वो सारी चीजें होने वाली है। नाउ गवर्नमेंट ओन्स मोनोपोली बिजनेसेस। गवर्नमेंट के इसी दौरान फर्स्ट एफवाईपी मींस फ्रॉम 1951 टू 1955 आप देखोगे कई सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओपन होती है। गवर्नमेंट की ही मोनोपोली दिखाई देगी। गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉज, रेगुलेशन, डायरेक्टिव्स टू इन्फोर्स द सेंट्रल प्लान। अब गवर्नमेंट ने जो यहाँ प्लान बनाया है उसको इन्फोर्स करने के लिए कई सारे लॉज बनाए जाएंगे, रेगुलेशंस होंगे। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन्फोर्स नहीं किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कमांड इकोनॉमी है, इट मींस वहां पनिशमेंट भी होगा। तो कमांड इकोनॉमी सिस्टम में क्या मिलेगा? नो प्रॉफिट मोटिव, नो बिजनेस कॉम्पिटिशन। तो जो लीडर है वो बेसिकली अपने पूरे कंट्री के लिए काम करने वाला है। कई सारे इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। तो ये एक एडवांटेज है। इसीलिए जो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है ये सोशलिस्टिक पैटर्न में, सोशलिज्म बेस्ड होता है, क्योंकि ये जितनी भी, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, हर एक के लिए सेम काम करने वाला है। तो नो प्रॉफिट मोटिव, नो बिजनेस कॉम्पिटिशन, एंड इट लीड्स टू इंफीरियर प्रोडक्ट्स। धीरे धीरे होगा क्या? वहां प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जब बीएसएनएल स्टार्ट हुआ था मोबाइल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन लेवल के लिए ही, उस वक्त उसकी सर्विसेज बहुत पुअर हुआ करती थी। उस वक्त गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है वो सभी को मिलनी चाहिए, सब लोग उससे लिंक हो। तो क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं है, बस क्वांटिटी पे फोकस है। रिड्यूस्ड इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइसेस को। गवर्नमेंट विल डिसाइड कि ये जो पेन है ये 10 रुपीज में सेल होगा, doesn't relate with demand and supply of this pen। ठीक है, यहाँ पे प्राइस सारी चीजें डिसाइड होने वाली है गवर्नमेंट के थ्रू कि 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए में ही सेल होने वाला है, भले ही उसकी डिमांड इंक्रीज हो या रिड्यूस हो। अगर एग्जांपल देखना है तो सोवियत यूनियन, आज के टाइम में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, प्योर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्योर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इन दिस वर्ल्ड अभी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप परसेंटेज बेसिस में देखोगे तो क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम कहीं ज्यादा आपको दिखाई देगा। एडवांटेज क्या है?
abundant provision of collective goods like education, health, public transport, recreational facilities. It means गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस होंगे लाइक आईआईटीज, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होंगे, गवर्नमेंट की पब्लिक बस सर्विस, ट्रेन्स और एयर इंडिया टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सारे व्हीकल्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगा. इट मींस गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी बहुत ही चीपर कॉस्ट, सो दैट जो पुअर है वो भी उन सर्विसेज को ले सके. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, कि भाई गवर्नमेंट की कंपनी है, वो पब्लिक को तुरंत अप्रूव करेगी और गवर्नमेंट उसमें एम्प्लॉयमेंट दे देगी. ठीक है, उसके लिए वहां पे कंपटीशन नहीं होने वाला है. कंपटीशन इज द चाइल्ड ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम. कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में आपको कहीं पे भी कंपटीशन नहीं मिलने वाला. यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी की बात आती है. मींस चाहे वो रिच हो या पुअर हो, दोनों को सेम मानेगी गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट के लिए इक्वल है और उनको सेम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. अब डिसएडवांटेज क्या होता है? बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी, सोशलिज्म, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करती है, तो वो वहां पे एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाती. मींस जो वर्कर है उनको टास्क दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें एक पेन बनता है, मान लीजिए सपोज यही एक पेन है जिसका प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 10 रुपीज. गवर्नमेंट ने बोला है ये जो पेन है इसकी क्वांटिटी पर डे 100 पेन बनाने हैं. अब ये 100 पेन फ्रॉम 10 AM टू 5 PM आप बना सकते हो, या 10 AM टू 11 AM में खत्म कर दो. ठीक है, आपने ये टास्क खत्म कर दिया, उसके बाद 11 AM से वो 5 PM तक लेबर और वर्कर्स वहां पे बैठे हुए हैं. आप प्रोडक्शन और इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है व्हाट विल बी द प्राइस, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन अमाउंट. तो इनएफिशिएंसी दिखाई देगी, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देगी, अनडिजायर्ड प्रोडक्शन डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मार्केट में प्रोडक्शन को बेस्ड होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई के लेवल के ऊपर. ठीक है, व्हाट इज द डिमांड एंड व्हाट इज द सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को बैलेंस करने के लिए हमेशा प्रोडक्शन डिसीजंस लिए जाने चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है. मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ अनरियल प्राइस. देखो यहाँ 10 रुपीज फिक्स किया हुआ है, ये रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, लेकिन कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है. ठीक है, तो अब आ जाइए मार्केट इकोनॉमी जो बिल्कुल अपोजिट है अब इसके कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के. इट मींस यहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी. मींस मार्केट इकोनॉमी दो चीजों पे बेस्ड है, एक होता है डिमांड, डी फॉर डिमांड, एंड एस फॉर सप्लाई. बस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही आपको मिलने वाला है. और द क्लोजेस्ट मार्केट इकोनॉमी इज हांगकांग. 100% हांगकांग भी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द परसेंटेज किसका है, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है इन हांगकांग, और वहां पे भी नहीं मिलने वाला है. अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी. मींस नाउ ईच एंड एवरी प्राइवेट पर्सन कैन होल्ड द प्रॉपर्टी. लिमिटेड गवर्नमेंट होने वाली है, गवर्नमेंट भी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी. सिस्टम ऑफ मार्केट एंड प्राइसेस मींस जो डिमांड एंड सप्लाई है. देखो यहाँ पे आपको एक साइड में दिखाई देगा सप्लाई और एक साइड में है डिमांड. ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेगी. कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे. मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन के साथ साथ यहाँ पे मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. देखिए आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो. ठीक है, आपका अंदर हमारे अंदर क्या है, एक सेल्फ इंटरेस्ट कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए. दैट्स व्हाई यू आर डूइंग हार्ड वर्क. आप डे एंड नाइट फ्रॉम 24 आवर्स आप कम से कम 12 आवर्स 14 आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है और आपका वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट है
क्योंकि आप सेल्फ वहां पे सिलेक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, आप कुछ भी चीज परचेज कर सकते हो। नाउ देयर वुड बी मेनी ऑप्शंस टू परचेज वेरियस काइंड ऑफ पेन्स। इन कमांड इकोनॉमी आपको सिर्फ एक ही सर्विस मिलेगी, एक ही गवर्नमेंट का पेन या गवर्नमेंट की ही सर्विस मिलने वाली है। वाइल इन मार्केट इकोनॉमी आपको बहुत सारे पेन और बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी। जैसे मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को हम देखते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन में आपको क्या दिखाई देगा कि एक तरफ एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया वोडाफोन का मर्जर हो चुका है, बीएसएनएल भी एग्जिस्ट करता है, एमटीएनएल भी एग्जिस्ट करता है। मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। Now, what to produce, how to produce, and for whom to produce, it will be decided by the consumer preference. मीन्स मार्केट की में क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड होने वाली है। नाउ मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब देखो, जितना कमांड में क्या होता था, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, प्लानिंग कमीशन, वो सारी चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट इकोनॉमीज कैन एडजस्ट टू चेंज इजिली, और यहाँ पे सिर्फ दो फोर्स है, डिमांड एंड सप्लाई। बस इन्हीं को देखना है। जैसे अगर हम अभी की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर फ्रॉम 500 टू 1500 नॉर्मली इस पे मिलता था, इस रेंज का होता था, बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई, क्या हो रहा है आज 70,000 से 80,000 90,000 रुपीज पर सिलेंडर मिल रहा है। एक सिलेंडर जो नॉर्मली चलता था 24 आवर्स तक, उसमें भी बहुत कमी कर दी गई है। मींस मैक्सिमम मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है 6 to 8 आवर्स ही वो जो सिलेंडर्स है वो चल पा रहे हैं, और उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में एक ह्यूज गैप दिखाई देने वाला है आपको, ठीक है। इसीलिए ये जो सिलेंडर है ब्लैक मार्केटिंग में आपको 70,000 से 90,000 रुपीज में दिखाई दे रहा है। ये चीज मार्केट इकोनॉमी में दिखाई देगी, ठीक है, और कहीं नहीं दिखाई देने वाली। People have the ability to make as much money as they can and do what is in their best interest. Means यहाँ पे आपको इन मार्केट इकोनॉमी रिच मिल सकता है, कोई भी पर्सन जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना मनी अर्न कर सकता है, और जो पुअर पर्सन है, या फिर मान लो कोई पर्सन वहां पे अर्निंग नहीं करना चाहता, वो एक लेजी पर्सन है, तो वो वहां पे उसके पास उतना मनी नहीं होगा, ठीक है। वो चीज आपको दिखाई देगी हर जगह। लेकिन इन कमांड इकोनॉमी गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक पर्सन को इक्वल अमाउंट देगी। मींस 100 रुपीज टू मुकेश अंबानी, 100 रुपीज टू वैभव कुलश्रेष्ठ, 100 रुपीज टू पुअर पर्सन। किसी को भी देना होगा सेम अमाउंट मिलने वाला है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने वाला, डिफरेंशिएट कहीं नहीं किया जाएगा। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में ये फ्रीडम है, वहां पे कोई ज्यादा कमाता है तो उस पर ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, उसको इतनी फ्रीडम ही नहीं है कि वो ज्यादा मनी अर्न कर सके, ठीक है। सो डिसएडवांटेज, और इसमें एक और रह गया, देयर इज ग्रेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्या क्या आपको आता है। In telecommunication market, there are various options like Airtel, Vodafone, BSNL, MTNL, सारी चीजें हैं वहां पे अवेलेबल, ठीक है। It means variety of goods and services are available. Disadvantage में देखें तो disadvantage क्या है, it does not always provide the basic needs to everyone in the society. क्योंकि यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल, डिसएडवांटेज बेसिकली फोकस करता है यहाँ पे मार्केट में कि पुअर पर्सन की क्या नीड है, उसको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, सोशलिज्म में प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन जो रिच पर्सन है, गवर्नमेंट का फोकस होगा कि रिच और पुअर दोनों में से किसी की भी हेल्प ना की जाए। मार्केट इकोनॉमी किसी के भी फेवर में नहीं आती। कमांड इकोनॉमी
हर एक पर्सन को इक्वल मानते हुए इक्वल वेटेज देती है, व्हाइल इन मार्केट इकोनॉमी रिच वर्सेस पुअर, उनको किसी से मतलब नहीं है। रिच पर्सन मुकेश अंबानी कैन अर्न मोर मनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुअर पर्सन पुअर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट मींस वहां पे बेसिक नीड प्रोवाइड नहीं की जाने वाली है। देयर इज अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड, आज क्या होने वाला है कल क्या होगा कुछ नहीं पता। इन ट्रेडिशनल इकोनॉमी आपको दिखाई देगा कि वहां पे अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो भी बिजनेस साइकिल है वो कुछ ना कुछ साइनसोइडल कर्व में आपको चलती हुई दिखाई देगी। मींस अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ये फिर डिक्लाइन भी होगा, डिक्लाइन होगा तो फिर ग्रोथ भी होगा, ठीक है। मींस कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप देखोगे कि जो शेयर मार्केट है उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, और वो फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट एग्जिस्ट करता है मार्केट इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी का भी पार्ट है, जो इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे। अ गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड एडुकेट डिफेंस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू इट्स पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही यहाँ पे नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ये सारी फैसिलिटीज सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब देखो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी टू, इसीलिए अब एक सॉल्यूशन लाया गया जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या किया जाएगा, कुछ मात्रा में प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलाया जाएगा, मींस कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों को मिक्स करके बना दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इट मींस वेरियस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होगा, ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये किसमें है, मार्केट इकोनॉमी में। कमांड इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर्स इसमें ऐड होने वाले हैं, फेडरल गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड पीपल एंड मार्केट्स, मीन जो पुअर पीपल है, जो मिडिल पीपल, मिडिल क्लास का जो पीपल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सेफगार्ड और हेज को क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट में ओन सम की इंडस्ट्रीज, मींस वो डिफेंस हो सकता है, रिसर्च स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा टोबैको से रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली बना के रखेगी। गवर्नमेंट कैन मैनेज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो आपने देखा है मनरेगा एंड देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो पुअर पीपल है, जो बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसका है, मार्केट इकोनॉमी का, ये है फ्रॉम मार्केट इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर कहाँ का है, कमांड इकोनॉमी। दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, प्राइवेट पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी बेसिस पे कई सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आपको दिखाई देगी, और ये इकोनॉमिक प्लानिंग की जो एग्जिस्टेंस है ये कहां से आती है, फ्रॉम कमांड इकोनॉमी से। रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव, प्राइस सिस्टम किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, ये कहां से आता है, मार्केट से। लेकिन जो प्राइसेस हैं ज्यादा फ्लक्चुएट, मींस बहुत ही ज्यादा हाई या बहुत ही ज्यादा लो ना हो जाए, इस कारण से गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन बैंड बना के रखेगी। और ये जो फीचर है ये कहां से आता है, फ्रॉम कमांड इकोनॉमी से। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर कहां से आएगा, फ्रॉम कमांड इकोनॉमी से। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज मींस मुकेश अंबानी वर्सेस एक पुअर पर्सन, ठीक है। तो मुकेश अंबानी से या जो रिच पर्सन है उन पे हायर टैक्स लगेगा, उनसे मनी कलेक्ट करके सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया जाएगा, इनइक्वालिटीज को कम किया जाएगा। इट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, कमांड इकोनॉमी से। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, अगेन फ्रॉम सी, मींस कमांड, क्योंकि सोशलिज्म पैटर्न है। कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड, देखो गवर्नमेंट, अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं प्योर मार्केट इकोनॉमी में, वहां पे कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रोटेक्ट नहीं की जाएगी, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी प्रोटेक्ट की जा रही है बिकॉज ऑफ द कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये सारे फीचर्स हैं जो
मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो इसके भी कई सारे आपको प्रोज एंड कॉन्स मिल सकते हैं, और वो प्रोज एंड कॉन्स क्या है? एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। एडवांटेज में द मिक्स्ड इकोनॉमी इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नेशनल प्रोडक्शन इन द कंट्री। हमारा एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अपने डिजायर्ड आउटपुट को यहां से अचीव कर सकती है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, देखो कमांड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करता था। इन मार्केट इकोनॉमी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही काम करता था, ठीक है। मींस अगर कमांड इकोनॉमी में जा रहे हैं तो वहां प्राइवेट सेक्टर कुछ वर्क नहीं कर रहा, मींस जीरो प्रोडक्शन। इन मार्केट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कोई वर्क नहीं कर रहा, मींस जीरो वर्क है। तो बेस्ट क्या होगा? अभी देख खाली तो बैठे हुए हैं, मींस हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उस रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमी व्हेन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल वर्क टुगेदर, तो इससे होगा क्या? हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हम एफिशिएंटली उसका यूज करेंगे। द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय टू मच पब्लिक कंट्रोल आर सॉल्व्ड थ्रू मिक्स्ड इकोनॉमी। जो बहुत ज्यादा पब्लिक कंट्रोल किया हुआ था, मींस गवर्नमेंट का कंट्रोल था इन कमांड इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी इंक्लूजन, क्या हुआ वहां पे? ओके देखो मार्केट इकोनॉमी में मनीष क्या होता था? मार्केट इकोनॉमी मींस गवर्नमेंट सेक्टर, मींस गवर्नमेंट की ही सारे पीएसयूज होने वाले हैं, बीएसएनएल, ठीक है, गवर्नमेंट की है आईआईटीज, गवर्नमेंट का ही सब कुछ होने वाला है, गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट्स आपको दिखाई देंगे। मींस प्राइवेट पर्संस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो वर्क कर सकते थे और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज किया जा सकता था, वो चीज जीरो था इन कमांड इकोनॉमी, ठीक है। मींस इन कमांड इकोनॉमी केवल आपको पब्लिक सेक्टर वर्क करता हुआ दिखाई देगा, ये लोग अभी खाली बैठे हुए, प्रोडक्शन इनको इनके थ्रू कराया जा सकता था। इन मार्केट इकोनॉमी वहां पे पब्लिक सेक्टर कुछ काम नहीं करेगा, मींस गवर्नमेंट कोई काम नहीं करने वाली है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्सन काम करने वाले हैं, ठीक है। प्राइवेट पर्सन वर्क करेगा, इसके कारण प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो वर्क कर सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या दिखाई दिया? पब्लिक और प्राइवेट, मींस हमारे पास जो दो लोग हैं पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों ही एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लियर मनीष? So it provides freedom of enterprise ownership and profit earning as well as social welfare and political freedom. Social welfare कहां से आ रहा है? सोशल वेलफेयर फ्रॉम कमांड इकोनॉमिक्स और सोशलिज्म। और पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारी फ्रीडम कहां से आ रही है? फ्रीडम कहां से आती है? फ्रीडम का मतलब है मार्केट, मार्केट मींस मार्केट इकोनॉमी। सो ऑल द नेशनल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी। जितने भी रिसोर्सेज हैं प्राइवेट और पब्लिक सबको हम यूज करने वाले हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज हाफ वे हाउस, मींस हाफ पोर्शन मार्केट का, हाफ पोर्शन कमांड का, दोनों को मिक्स कर दिया। सो इट इज नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग ऑप्टिमल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। हम नेशनल रिसोर्स मींस हमारे पास मान लीजिए फंड अवेलेबल है, हमारे पास 100 रुपीज अवेलेबल है, हम 100 रुपीज का ऑप्टिमल यूज या एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको सोशल वेलफेयर भी ध्यान रखना है। मींस हमारे पास पुअर पीपल भी बहुत है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, इसलिए हमको क्या, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? कई सारी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में 100 रुपीज का 50 रुपीज ऐसे लोगों को सब्सिडी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। मींस ये जो 50 रुपीज आप सब्सिडी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू दे रहे हो, ये अनप्रोडक्टिव है, मींस प्रोडक्शन सिर्फ 50 रुपीज का होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में ऑप्टिमल यूज नहीं कर रहे। The mixed economy suffers from the drawbacks of both the capitalism and socialism. Means capitalism और सोशलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म का मतलब है कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। इन दोनों के जो डिसएडवांटेज है वो आपको दोनों के डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी seldom achieved progress and it suffers
फ्रॉम कंटिन्यूअस बैकवर्डनेस, क्योंकि यहाँ पे देखो फंड कितना अवेलेबल था, 100 रुपीज, 50 रुपीज ही प्रोडक्टिव रहा है, इट इज प्रोडक्टिव। ये प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि कहां चला गया, सब्सिडी में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे हमेशा एक बैकवर्डनेस बनी रहेगी क्योंकि हम हमारे पास अवेलेबल फंड का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी वेस्टेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑकर्स इन द इकोनॉमी। हमारे पास बहुत सारी वेस्टेज भी दिखाई देगी। ये जो सब्सिडी है 50 रुपीज, ये क्या है, एक तरीके से अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे या ग्रोथ के नाम पे, तो यहाँ पे ये जो 50 रुपीज सब्सिडी के लिए जा रहे हैं, ये अनप्रोडक्टिव है और ये वेस्टेज की तरीके से है। अब ये है इकोनॉमिक सिस्टम का वो ग्राफ जिसको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। मींस एक साइड में आपको दिखाई देगी प्योर प्लांट इकोनॉमी। प्योर प्लांट इकोनॉमी मींस आप इसको कमांड इकोनॉमी भी बोल सकते हो, ठीक है, कमांड इकोनॉमी। और प्योर फ्री मार्केट मींस इट इज मार्केट इकोनॉमी, प्योर मार्केट इकोनॉमी। प्योर कहीं पे भी, प्योरिटी तो आज के मार्केट में कहीं एग्जिस्ट करती नहीं, तो 100% प्योरिटी कहीं नहीं मिलेगा। और इसके जो बीच का पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब इसका ये एक मिडिल पॉइंट है, दिस इज द मिडिल पॉइंट, 0। इससे जैसे ही आप लेफ्ट साइड में जाओगे मींस टुवर्ड कमांड इकोनॉमी, टुवर्ड कम्युनिज्म और सोशलिज्म, तो क्या होगा, सोशलिस्टिक लीनिंग आपको दिखाई देगी इधर की ओर। मिडिल पोर्शन मींस 50% शेयर ऑफ सोशलिज्म, 50% शेयर ऑफ कैपिटलिज्म। अब जैसे ही आप यहां से इंक्रीज हो इधर की ओर मींस राइट साइड में आप जाना स्टार्ट करोगे, क्या है, मार्केट इकोनॉमी मिलेगी। मींस नाउ यू आर गोइंग टू कैपिटलिस्टिक लीनिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखें, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, मींस परसेंटेज ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म। ऐसे ही चाइना, वेनेजुएला, ये भी सोशलिस्टिक लीनिंग है। और जैसे ही आप यहाँ आओगे मींस फ्रॉम दिस मिडिल पॉइंट, फ्रांस, फ्रांस थोड़ा सा मिडिल पॉइंट के पास में है, फ्रांस हुआ, स्वीडन हुआ, ठीक है। इसी के बीच में यहां पे कहीं इंडिया आता है, दिस इज इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो ये हो गया कैपिटलिस्टिक लीनिंग। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है यूएस, जापान, ये क्या हो गया, प्योर कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी हो गई, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कंटिन्यूम हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, जो कंटिन्यूम है मींस जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो, वो हमेशा फ्रॉम सोशलिज्म टू कहां तक जाने वाला है, कैपिटलिज्म की तरफ, फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, यही फ्लो होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मींस अगर हम इंडिया की बात करते हैं, फ्रॉम 1947 हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया, सोशलिस्टिक लीनिंग से स्टार्ट किया। हम लोगों ने सारी चीजें प्लानिंग कमीशन से स्टार्ट किया, प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, नीति आयोग। और नीति आयोग में आपको मार्केट इकोनॉमी यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के आपको कुछ ना कुछ कैपिटलिस्टिक पैटर्न के फीचर्स दिखाई देंगे। इन प्लानिंग कमीशन आपको सोशलिस्टिक पैटर्न के फीचर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमने कहीं अपनी जर्नी 1950 से स्टार्ट करी थी और आज 2021 तक आते आते हमारी जर्नी का कंटिन्यूम किधर रहा है, फ्रॉम कम्युनिज्म और फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम इसके ऊपर बेस्ड कई सारे टाइप के आपको मेंस के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए हमारा एक डिबेट जो काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही अब तो आज के परसेंटेज काफी कम हो चुके हैं, पहले इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन फिर भी यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए रिवीजन में इसको इंक्लूड किया। So it is defined as an increase in the value of goods and services produced in an economy over a period of time. This is economic growth. और यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी इसको चेक किया जाता है, इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई। इकोनॉमिक फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन 2019-2020 इन दिस फिस्कल ईयर
जो हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है या हमारी जो जीडीपी है वो कितने रुपीस का हुआ, 100 रुपीस की। और उसके बाद नेक्स्ट फिस्कल ईयर यानी कि 2020 से 2021 ये जो फिस्कल ईयर है इसमें जीडीपी में जो प्रोडक्शन हुआ है वो मान लीजिए 106 रुपीस का हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखा जाएगा, तो 100 रुपीस से क्या कितना हुआ, 106 रुपीस। तो हम आप परसेंटेज चेंज निकालना है, तो ये आपने सीसेड में पढ़ा होगा प्रॉफिट वाले चैप्टर में, परसेंटेज चेंज निकालना है। इट मींस 106 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100%। ठीक है, इट मींस क्या हो गया, 6%। मींस आपकी जो ग्रोथ रेट है क्या है इकोनॉमी की, 6% ग्रोथ रेट। ठीक है, यहां से हम ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, अब ग्रोथ को मेजर करने के लिए कई तरीके के मेजर्स हैं, लाइक रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ये जो साइकिल है काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है, आप इससे रिलेट कर सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में वो आप इस साइकिल से इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाई होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई, तो क्या होगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाई हो रहा होगा, यहां से क्या होगा, प्रोडक्शन इज हाई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इट मींस सैलरीज इनकम ऑफ द पीपल वो इंक्रीज होगी। जब सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा कलेक्ट होगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि आज मेरी इनकम सपोज कीजिए कि आज मेरे पास सैलरी इतनी नहीं आती जितना कि मैं उसमें टैक्स दूं, कल के लिए प्रोडक्शन हाई हुआ तो सैलरी मेरी इंक्रीज होगी, सैलरी इंक्रीज होगी मींस जो टैक्स स्लैब्स बनी हुई है उसमें मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास जब ज्यादा मनी पहुंचेगा एज रेवेन्यू, मींस रेवेन्यू कलेक्शन हाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, और भी कई टाइप के स्कीम्स होंगी। ठीक है, और जब गवर्नमेंट वहां पे कई किसी भी कंट्री में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज होता है, public sector investment is directly proportional to private sector investment। मींस प्राइवेट सेक्टर को भी दिखता है कि हाँ गवर्नमेंट को बिलीव है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, सही वे पे जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसको देख के अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा मींस कैपिटल आ रही है, और प्रोडक्शन करने के 4 फैक्टर्स हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें 4 फैक्टर्स में क्या क्या आता है, C मींस कैपिटल, E मींस एंटरप्रेन्योर, L मींस लैंड एंड L मींस लेबर, CELL सेट। जब कैपिटल होगा तभी प्रोडक्शन होगा। अब देखो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इसके कारण होगा क्या, प्रोडक्टिव कैपेसिटी विल इंक्रीज, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अगेन यहां से आप क्या कह सकते हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर ये सिर्फ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मींस उसके पास स्किल्स अवेलेबल नहीं है, और स्किल तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक बर्डन की तरीके से काम करेगा। बट इफ वी हैव पॉपुलेशन विद स्किल्स मींस ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा कैसे, जब इकोनॉमिक ग्रोथ है, improvement and increased investment in physical capital such as roadways, machineries, factories will increase the efficiencies of economic output by reducing the cost। जब पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आपने अभी देखा था यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये जब इंक्रीज हो रहा है किसमें इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंक्रीज होगा, रोड्स रेलवेज ये सब चीज बनेगी, इसका मतलब है धीरे धीरे और भी प्रोडक्शन हाई होने वाला है। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
easy means economic growth. Human resource is directly proportional to economic growth means economic growth increase होगा. Plant utilization of natural resources means जो हमारे पास mineral deposits है उसका अगर हम plant utilization कर रहे हैं इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी मींस इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन इंक्रीज होने वाली है. पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो इफेक्ट हो सकते हैं. अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को स्किल्ड नहीं है मींस पॉपुलेशन इज हाईली अनस्किल्ड तो क्या होगा ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने वाली मींस गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा रन करने वाले हैं मींस इन दिस सिनेरियो पॉपुलेशन ग्रोथ in this scenario population growth is indirectly proportional inversely proportional to economic growth. अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने वाली है. अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ स्किल्ड है पॉपुलेशन हमारे पास स्किल्ड अवेलेबल है इट मींस ये हमारे पास क्या है ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी टेक्नोलॉजी न्यू पैटर्न डेवलप होगा इट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन और भी इंक्रीज हो जाएगा. पहले क्या होता था एग्रीकल्चर में पहले बुल्स और हैंड से ही सारा कल्टीवेशन किया जाता था एग्रीकल्चर किया जाता था बट धीरे धीरे क्या हुआ मशीनाइजेशन मींस ट्रैक्टर्स ये सारी चीजें जब आई तो क्या हुआ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. It means technology, advancement in technology is directly proportional to economic growth. Difference between 1 point and 4th point. Difference क्या है? What is the difference? Human resource क्या होता है? जो skilled labor है. When we have skilled labor और स्किल्ड पॉपुलेशन जिसको काम करना आता है प्रोडक्शन को में इन्वॉल्व होना आता है. ठीक है. मींस ये जो पॉइंट है दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स. पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वहां पे दो टाइप हो जाते हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड. जब तक अनस्किल्ड है तब तक वो बर्डन है पुअर है वो कुछ नहीं करने वाला है उसको लगता है कि मुझे कोई आके खिला दे सिखा दे क्योंकि वो मार्केट में भी अगर अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाता है तो उसके पास स्किल नहीं है अवेलेबल नहीं है. गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा. इट मींस जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से बहुत सारा फंड इनके पास जाने वाला है मींस जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके थ्रू हो सकती थी वो चीज नहीं हो रही है. ठीक है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो पार्ट है एक अनस्किल्ड और स्किल्ड. स्किल्ड का ही एक रूप स्किल्ड वाला ही क्या हो गया एज अ ह्यूमन रिसोर्स. इनको हम एज अ लेबर ट्रीट कर सकते हैं और इनके थ्रू हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. इट मींस गवर्नमेंट को इन स्किल्ड पर्संस को सब्सिडी या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने की इनके लिए जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट क्या करेगी इनको सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देगी वो ऑटोमेटिकली खुद प्रोडक्शन करेंगे और जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसके थ्रू हमारी कंट्री का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये डिफरेंस हो गया. क्लियर. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो आपको मैंने बताया कि इन इकोनॉमिक सिस्टम व्हाट इज द अल्टीमेट गोल इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. So it is explained as the process by which the economic well-being and quality of life of a nation, community, or particular region are improved according to predefined goals and objectives. And it is a combination of market productivity and welfare values. It means यहाँ पे quantity भी आती है, quantity plus quality दोनों चीजें काउंट होती है. इन इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा था क्वांटिटी ओनली क्वांटिटी देख रहे थे. ठीक है. क्यों 100 रुपीज प्रोडक्शन हुआ था इन लास्ट फिस्कल ईयर. इन दिस फिस्कल ईयर 106 रुपीज प्रोडक्शन हुआ है मींस क्वांटिटी चेक कर रहे हैं. ठीक है. और इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ
क्वालिटी ऑफ वेरियस थिंग्स मींस वेलफेयर वैल्यूज को भी काउंट करते हैं। तो ये एक ब्रॉडर अप्रोच है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को? फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। और एक चीज आप याद रखिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जब हम सीसेट पढ़ते हैं ना, तो सीसेट में रीजनिंग में वेन डायग्राम वाला पार्ट है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इनर वन सर्किल एंड दिस इज द आउटर मोस्ट सर्किल। और ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मींस यू कैन से कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, development in the infrastructure improve the quality of life of people, and therefore an increase in the rate of infrastructural development will result in the economic development of nation. ठीक है, it means infrastructure means roads, railways, ये सब चीजें बन रही हैं, इसका मतलब प्रोडक्शन हाई होगा, ग्रोथ होगी, मींस इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी देयर। लास्ट में भी यही पॉइंट था। अब जब ग्रोथ होगी मींस हमारे पास मनी आएगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट मनरेगा में और ज्यादा फंड एलोकेट कर सकती है, कई और न्यू काइंड की सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चला सकती है। इट मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहां पे होगा। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमेशा याद रखो कि इन दोनों के बीच में एक ही रिलेशन होने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हाई है तो ये भी हाई होने वाला है। सेकंड, एजुकेशन। एजुकेशन मींस अगर हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वो लिटरेट है, टेक्निकल नॉलेज है, मींस स्किल्ड लेबर है, अगर हमारे पास स्किल्ड पॉपुलेशन है, स्किल्ड पॉपुलेशन के साथ साथ ये क्या हो जाती है, स्किल्ड पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स काम करती है। जब हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हुआ इट मींस वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ग्रोथ होगी, ग्रोथ हो गया तो इसका मतलब है ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। ठीक, सो दिस इज द education. It means you can say कि education is also directly proportional to EG and directly proportional to ED. Now increase in the capital. अगर capital increase हो रही है, 1 minute, अगर capital increase हो रही है, so I told you there are 4 basic factors of the production. First is capital, E entrepreneur, L means land and second L means labor. तो कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल है तो मींस क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन होगा तो मींस ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो ये सारी फैक्टर्स, इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। अगर मींस मान लीजिए बिफोर 2013, बिफोर 2014 जब आपकी यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी जिसमें कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी, कोएलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कम थी। उस टाइम इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में कम होता था, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू मेक मोर मनी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन वो करना चाहते हैं। तो इससे होगा क्या, लेस इन्वेस्टमेंट आएगा, लेस इन्वेस्टमेंट मींस लेस कैपिटल, लेस कैपिटल मींस लेस प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन मींस यहां से आप लिख सकते हो लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट मींस लेस कैपिटल, लेस कैपिटल मींस प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा मींस ग्रोथ कम है, ग्रोथ कम है मींस डेवलपमेंट कम है। और ये यूपीए गवर्नमेंट मींस बिफोर 2014 ये सिचुएशन हुआ करती थी क्योंकि हाईली अनस्टेबल गवर्नमेंट थी। तभी आपने देखा था उस वक्त मनमोहन सिंह का ने क्या कहा था कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है उनकी कुछ अपनी मजबूरियां होती है। अब 2014 के बाद आ जाइए जहां एनडीए यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, मींस लोकसभा में
उसको 5 साल रहना ही रहना है, मींस गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस होंगे वो एटलीस्ट 5 साल तक तो चल रही होंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कैपिटल इंक्रीज हो रही, मींस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मींस ग्रोथ इंक्रीज होगी और डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। इट इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, क्वांटिटी ही चेक हो रहा है। इट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही होने वाले, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। Increase in market output result in economic growth, and in economic development it can be measured in terms of welfare values and market output. Market output का मतलब है quantitative, welfare values का मतलब है qualitative। दोनों चीजें यहाँ से रिलेट होती है। यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ है जो क्वांटिटी को काम कर रहा है। ठीक है, इट मींस ये एक यूनिडायमेंशनल चीज हो गई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी हो। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। देखो हम लोग क्या है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग अभी डेवलप हो रहे हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट, मींस डेवलप्ड कंट्री होने ही वाले हैं। अगर ये कोरोना ना आता तो शायद हम लोग डेवलप्ड बन भी चुके होते। ठीक है, अब हम और भी लगभग 10 और 20 इयर्स और पीछे आ चुके हैं। सो जो डेवलप्ड कंट्री है, जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुके हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हाई क्लास का है, ऑलरेडी डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, ऐसे लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ उनके लिए टारगेट होने वाला है। व्हाइल economic development is the major concern or major goal for developing countries and undeveloped countries too, क्योंकि इंडिया है, इंडिया के में अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं हो सकते, हमें सोशल वेलफेयर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पुअर, अनएम्प्लॉयड पर्संस, ये सभी लोग भी हैं, इनके लिए भी गवर्नमेंट को कई सारे स्कीम्स चलानी पड़ेगी। व्हाइल इन अमेरिका विच इज इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही टास्क होने वाली है वहां की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो पुअर्स है इतने पुअर नहीं है, इंडिया का एक मिडिल वर्ग से ज्यादा ही इनकम अर्न करता होगा वहां का जो पुअरेस्ट पर्सन है। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट, ये इंडिपेंडेंट है। व्हाइल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ओनली हैपन इफ इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो आपने देखा था ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सर्किल है और दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाइल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग क्या चेक करते हैं? HDI, काफी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मींस इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो अब आ जाइए HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज इंप्रूव्ड ह्यूमन लाइफ, कितना उसको इंप्रूव किया है, और इसमें कई सारे इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। इसकी कुछ हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको डेवलप किया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मिस्टर महबूब उल हक ने, और ये बना है 1990 में, which was further used to measure the country's development by the UNDP, United Nations Development Program। जितना भी ये हाईलाइटेड पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ मेजर इंडिकेटर्स शामिल हैं, और वो 3 चीज क्या क्या है इसमें? हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर की जाती है। हेल्थ, इट मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। किसी भी कंट्री में जब कोई बेबी बर्थ लेता है, एट दैट टाइम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? फॉर एग्जांपल इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर फीमेल इज नियर अबाउट 68, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल इट इज नियर अबाउट 66 or 60
6 पॉइंट समथिंग, उसको एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को करंट अफेयर्स वाले मिल जाएगा। एजुकेशन में दो चीजें हम काउंट करते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो कितने साल तक, एवरेज कितने साल तक वहां पे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मींस, डिफरेंस क्या हुआ, एक हुआ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। जितने भी अभी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में मींस हम एक सिंगल चाइल्ड का देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कितने साल तक स्कूलिंग में गया हूँ, कितने साल तक किसी एक बच्चे ने पढ़ा। जब हम सभी बच्चों को काउंट करते हैं कि तो उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है, ठीक है, वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड। तो देर आर 3 डायमेंशंस जिसको चेक किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एंड देर आर 4 इंडिकेटर्स, 3 डायमेंशन एंड 4 इंडिकेटर्स। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 3 इंडिकेटर्स नहीं है, यहाँ 4 इंडिकेटर्स है, 3 डायमेंशंस है। इसीलिए इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको ये सब चीजें दी जा सकती है कि इन HDI, इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देर आर 3 इंडिकेटर्स टू मेजर 3 डायमेंशंस। अब आपको अगर पता है कि देर आर 4 इंडिकेटर्स, तो मींस ये जो स्टेटमेंट मैंने जो अभी बताया दैट इज रॉन्ग। अब 2020 में HDI का मैं क्या, हमारी इंडिया की क्या रैंक है, इट इज 131। आपको रैंक याद रखनी है। हमारे जो नेबर्स हैं लाइक चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इनको भी ध्यान रखना है। और बाकी कौन कौन टॉप है, टॉप में आता है, वो सारी चीजें में ध्यान रखनी। तो 131 रैंक पे है हम लोग। लास्ट से कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो 2 रैंक हमारी और भी ज्यादा कम हो चुकी है, मींस इंक्रीज हुई है। पहले हमारा कहीं 129 पे हम पहुंच चुके थे इन 2018, ठीक है, इसीलिए -2 है। आप ये कह सकते हो कि सब 129 -2, ये तो 127 होना चाहिए। इट मींस क्या है, जैसे जैसे रैंक आप टॉप 1 पे जाते हो, फर्स्ट अगर रैंक आती है तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 131 मींस -2 नीचे आ रहे हो, तभी आपकी 131 है, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, HDI में आप देखो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड नहीं किए, केवल 3 चीजों को चेक किया जाता है, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इसी कारण से भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बर्थ इसको दिया, और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में कई सारी चीजों को काउंट किया जाता है, लाइक साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, टाइम यूजेस, कितना सोते हो, कितने देर काम करते हो, एजुकेशन कितनी है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रिसिलियंस कितना है, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स। मींस इसने बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस को काउंट किया है, ठीक है। तो हम HDI और GNH यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस दोनों को डेटा को देखेंगे, ठीक है। और ये 1970 से स्टार्ट हुआ। अब ये 20 मार्च 2020 The Sustainable Development Solution Network for the UN United Nations released the World Happiness Report on 20 March 2021। 20 मार्च ही क्यों, क्योंकि जो 20 मार्च है उस दिन क्या होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, कब डिसाइड किया गया था कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाए देंगे 20 मार्च को, इन 2012 जनरल UN की जो जनरल असेंबली है वहां पे ये डिसाइड किया गया। तो हर साल आपको GNH से रिलेटेड आंकड़े इसी दिन मिलेंगे, मींस अभी 20 मार्च निकल चुका है तो लेटेस्ट है। टॉप परफॉर्मेंस क्या है, टॉप परफॉर्मर में नंबर 1 पे कौन आता है, फिनलैंड। इट हैज बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री। और उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये सब आते हैं। आपको बस टॉप में कौन आ रहा है और वर्स्ट में कौन है। वर्स्ट में देखो कौन है, अफगानिस्तान 149, द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री, ठीक है। जिसके बाद जिससे पहले जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना, लेसोथो, ये सारे आते। तो टॉप पे है फिनलैंड एंड बॉटम पे आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अब इंडिया और उसके इंडिया के नेबर्स की क्या सिचुएशन है वो भी आप देख लो। पाकिस्तान 105, बांग्लादेश 101, चाइना 84 और इंडिया की रैंक है 139 आउट ऑफ 149 कंट्री। मींस बहुत ही पुअर कंट्री है, बहुत ही पुअर हालात है हमारे। पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा बेटर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। जबकि इन 2020
156 कंट्रीज को काउंट किया गया था, उसमें हमारी 144 सिचुएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों को और भी लेवल पे इंप्रूव करना है। इसके क्या क्या इंडिकेटर्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये ऐसी रिपोर्ट्स है, HDI की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से रिलेटेड जो आपका आंकड़े हैं, उसमें इंडिया के रैंक, टॉप परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट है। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? भूटान ने इंट्रोड्यूस किया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम हमारा लास्ट टॉपिक है ये, और इसमें इट मेजर द नेट वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। हमारे यहाँ जितना भी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर जो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसका टोटल अमाउंट को आप जब कैलकुलेट करोगे, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इंडिया की कितनी इनकम हुई, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में। सो इट इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर अभी आपको बताया, 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम। 4 फैक्टर्स क्या है? C मींस कैपिटल, E मींस एंटरप्रेन्योर, L मींस लैंड, एंड सेकंड L मींस लेबर। लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। अगर आप कैपिटल लेते हो, सपोज आपने बैंक से कुछ लोन लिया फॉर एनी प्रोडक्शन, आप एक पेन की फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो कैपिटल लिया है, इट मींस आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करने वाले हो, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर है मींस जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने पास रखेगा। लैंड है, इट मींस आप लैंड को रेंट आप पे कर रहे होगे। ठीक है, लेबर है, लेबर को आप वेजेस प्रोवाइड कर रहे होगे। तो ये सभी क्या हो गए? दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। इन सभी को टोटल कर दो। सो वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये इसका टोटल होता है, जितने भी फैक्टर्स है। ठीक है, चाहे अगर आप पेन का ले लो, एक टी शर्ट का ले लो, एक लैपटॉप का ले लो, जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, उन सभी का टोटल फैक्टर इनकम को जब आप ऐड कर दोगे, यू विल गेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। Now, gained total factor income by normal residents of the country within a financial year is called national income. अब देखो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो गेन्ड टोटल इनकम, टोटल फैक्टर इनकम आपने यहाँ पे देख लिया। ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम। ये सिर्फ एक के लिए है, सिर्फ मान लीजिए एक पेन का होगा, ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम ऑफ पेन हो गया। इसी तरीके से फैक्टर इनकम ऑफ पेन, फैक्टर इनकम ऑफ टी शर्ट, एटसेट्रा, इन सभी का जब आप टोटल निकाल दोगे, मींस समेशन ऑफ फैक्टर इनकम है, इसी को क्या बोला गया है? दिस इज द नेशनल इनकम। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और फाइनेंशियल ईयर, कुछ टर्मिनोलॉजीज को जरूर ध्यान रखना। फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होती है? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे 1 अप्रैल ऑफ 2021 से 31 मार्च ऑफ 2022, ये क्या हो गया? एक फाइनेंशियल ईयर। अब नॉर्मल रेजिडेंट की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट मींस अ रेजिडेंट हु इज रिजाइडिंग इन अ कंट्री, और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी उसी कंट्री में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल verb of possess means मैं कहां पे रह रहा हूं? I am living in India and my economic activities are also centered in India. It means I am normal resident. अगर एक मेरा कजिन, मेरा ब्रदर who is living in US, who is residing in, उसकी बेसिक अप्रोच क्या है? He want to live in India, लेकिन वो सिर्फ अर्निंग के लिए वहां पे गया हुआ है in US. It means he is a resident of India, but he is working in US, means his economic activities are centered in US, तो वो क्या हो गया? वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, सो टोटल फैक्टर इनकम बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी मींस डोमेस्टिक टेरिटरी।
टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मींस हमारा जो बॉर्डर है ना, इंडिया का जो भी बॉर्डर है उसके अंदर जो कुछ भी काम हो रहा है इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री, वो सारी वहां पे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो फिशिंग हो रही हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. Ships, aircrafts operated by the resident of the country between two or more countries. अब जितने भी शिप्स हैं, मान लीजिए किंग फिशर का जो विजय माल्या है उसका कोई यॉट है, कोई शिप है, वो उससे यहाँ पे शिप से जाके, ये बिकॉज इंडियन शिप है, विजय माल्या इज एन इंडियन, तो वो इंडियन शिप पे आप यहाँ पे फिशिंग कर रहे हो, तो यहाँ से जो फिश आपने परचेज वो फिशिंग करके ली उसको मार्केट में सेल करोगे तो इनकम कहाँ पे आएगी, इंडिया के पास. ठीक है, तो वो शिप हो गया. ऐसे ही एयरक्राफ्ट, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू यूएई और यूएस, तो और वो प्लेन भी किसका है, एयर इंडिया का प्लेन है. एयर इंडिया इट मींस इंडियन एरोप्लेन है, इंडियन एयरक्राफ्ट है. उसके अंदर आपने एक बर्गर खरीदा या किसी फॉरेन पर्सन ने बर्गर परचेज किया, तो वो परचेज किससे कर रहा है, इंडिया से, बिकॉज ये जो एयर इंडिया का प्लेन है वो किसका है, इंडिया का. ठीक है, इट मींस ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. सो फिशिंग वीजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, floating platforms operated by the resident of the country in the international waters or engaged in extraction in areas where the country has exclusive right of operation, वो सारी चीजें जो किसी इंडियन की है वो इंडिया की है. Embassies, consulates, military establishment of the country located abroad. ठीक है, जैसे इन यूएसए, वहां पे यूएस में जो इंडियन काउंसुलेट्स है, इंडियन एम्बेसीज है, वो जो टेरिटरी है इंडियन एम्बेसी, वो किसकी टेरिटरी है, इंडिया की. इट मींस वहां पे जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहां कोई भी जो सर्विस हो रही है, वो सर्विस किसके खाते में लिखा जाएगा, इंडिया के. ठीक है, इट मींस एम्बेसीज. ऐसे ही इन इंडिया, दिल्ली में चाणक्यपुरी में आप चले जाओ, हर एक कंट्री के आपको एक एक एम्बेसीज दिख जाएगी, और वो एम्बेसीज क्या है, इन दिल्ली में जैसे अगर यूएस एम्बेसी है या चाइना एम्बेसी है, तो इट इज द टेरिटरी ऑफ यूएस एंड चाइना, वो हमारी टेरिटरी नहीं है. मींस अगर मान लीजिए कल के लिए कोई क्रिमिनल एंटर कर जाता है इसमें और पुलिस उसके पीछे चेज कर रही है, तो पुलिस को पहले यहाँ पे काउंसुलेट से या एम्बेसी का जो हेड है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी. विदाउट परमिशन दिल्ली पुलिस और एनी पुलिस कैन नॉट एंटर इन दिस बिल्डिंग, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो दीज आर द डोमेस्टिक टेरिटरीज. नाउ व्हाट आर द एफर्ट्स. तो एफर्ट्स में कई सारे एफर्ट्स हुए. सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ये वहां पे उन्होंने बताया था कि जो एट दैट टाइम इन 1868 पर कैपिटा इनकम कितनी रह गई थी, 20 रुपीज पर कैपिटा इनकम थी एट दैट टाइम इन 1868. ठीक है, और वहां से इस प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है जिसका नाम है नेशनल इनकम कमेटी, जिसके प्रोफेसर पीसी महालनोबिस वाज द चेयरमैन. ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर मेंबर्स टू इन दिस नेशनल इनकम कमेटी. प्रोफेसर डी आर गॉडगिल, प्रोफेसर वी के आर वी राव, ये सभी इसके मेंबर्स थे. और इसका मेन टास्क था कि भाई आपको कंपाइल करना है एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम. अभी तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है. 1951 में ये नेशनल इनकम कमेटी अपनी फर्स्ट रिपोर्ट देती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन टू फॉर्म अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, गवर्नमेंट ने 1951 में एक सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस को क्रिएट किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी, which was headed by Professor PC Mahalanobis. ये आपको याद रखना है. इनकी जॉब क्या थी, अब सीएसओ को क्या टास्क दिया गया, टू प्रोवाइड नेशनल इनकम डेटा एवरी ईयर एंड आल्सो क्वार्टरली. क्वार्टरली मींस, क्वार्टर मींस क्या होता है, 1/4. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ. इट मींस 3 मंथ्स. ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ्स, हर 3 महीने में और हर एक साल पे के बेसिस पे नेशनल इनकम प्रोवाइड करनी है. दिस इज द ड्यूटी ऑफ सीएसओ. CSO comes under the aegis of Ministry of Statistics and Program Implementation. And अब एक तो ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है. अब क्या हुआ, CSO लास्ट ईयर CSO और NSSO इन दोनों को मर्ज कर दिया गया.
सीएसओ एनएसएसओ को मर्ज करके क्या बना दिया अब, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीएसओ विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन, एनएसओ विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एनएसओ में सीएसओ एनएसएसओ मर्ज कर दिए गए। तो अब ना तो सीएसओ एग्जिस्ट करता है ना ही एनएसएसओ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, there are various concepts like GDP, GNP, NNP, national income, पर पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है, जिनसे रिलेटेड बहुत पहले कभी क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन कंसेप्ट है इसीलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब वही जो अभी हम लोगों ने देखा डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी में क्या क्या चीज आती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड बैलेंस, दिस इज ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब इसमें हमने दोनों लोगों को शामिल किया हुआ है, मींस रेजिडेंट सिटीजन्स एंड एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स, मींस अगर मैं हूं तो मींस आई एम द रेजिडेंट सिटीजन्स, मैं भी इसमें इंक्लूड हूं, वैभव कुलश्रेष्ठ भी इंक्लूड है, और इसके साथ साथ इफ फॉरेन नेशनल सपोज टॉम क्रूज इज आल्सो वर्किंग हियर, तो टॉम क्रूज की भी सैलरी भी मींस उसके थ्रू भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होगा इन जीडीपी, ठीक है। सो दिस इज जीडीपी। नेक्स्ट इज एनडीपी। एनडीपी में क्या है, देखो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एवरी एसेट एक्सेप्ट ह्यूमंस गो थ्रू डेप्रिसिएशन इन द प्रोसेस ऑफ देयर यूज, व्हिच मींस दे वियर एंड टियर, मींस उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, लॉस होगा। फॉर एग्जांपल आपने शोरूम से एक नई बाइक परचेज करी और उस बाइक की जो कॉस्ट है दैट इज 90,000, 90,000 रुपीज की आपने एक बाइक परचेज करी है किसी भी शोरूम से, हीरो होंडा से या बजाज से, ठीक है, और वहां से आप जैसे ही शोरूम से आप बाहर लेके आते हो आपका मूड चेंज होता है, नाउ यू वांट टू सेल दिस बाइक टू योर फ्रेंड। अब आपका जो फ्रेंड है उसको अगर आप कहो कि 90,000 पे परचेज कर लो तो ऐसा नहीं होगा, इवन आप उसी शोरूम वाले को भी बोलोगे कि ये वापस नीचे ले जाके फिर ऊपर से करा दो कि भाई ये वापस ले लो, वो 90,000 पे आपको लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने नीचे जो लेके गए ना उसमें भी कुछ टायर्स में फ्रिक्शन हुआ होगा, टायर कुछ घिस गया होगा, ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन हर एक चीज का होता है, ठीक है। कोई भी चीज आप परचेज करते हो, जैसे मोबाइल फोन परचेज किया 10,000 रुपीज का, आफ्टर 2 और 3 ईयर क्या होगा, उसका मोबाइल फोन का 20% पर एनम डेप्रिसिएशन होता है, मींस 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 मींस 1/5, मींस 5 साल में कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो एप्पल का i12 हो, चाहे वो आपका नोकिया का कटरी वाला कोई भी हो, वो विद इन 5 ईयर उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो चुकी होगी, ठीक है, सब चीजें का जीरो हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ज्यादा महंगा मोबाइल लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मोबाइल फोन का भी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो क्या है, 20% पर एनम। 1 मिनट। सो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हर एक चीज का होने वाला है। रेजिडेंशियल हाउस का 1% पर एनम डेप्रिसिएशन है, तो ये जो डेप्रिसिएशन रेट है इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि डेप्रिसिएशन किसका कितना होगा। इसीलिए नेट जब हम बात करते हैं नेट के लिए, तो ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, दिस इज द एनडीपी। नाउ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे नेशनल लग गया है, नेशनल जहां कहीं नेशनल आ जाता है इसका मतलब है हम सिर्फ रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट की ही थ्रू जो प्रोडक्शन हुआ है उसको हम इसमें काउंट करेंगे, बाकी जो टॉम क्रूज यहाँ पे रह के काम कर रहा था उसको हम काउंट नहीं करने वाले।
gross national product. So GNP is the GDP of a country added with its income from abroad. इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसमें हम ऐड कर देते हैं. अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं? एक तो प्राइवेट रेमिटेंस. फॉर एग्जांपल, इंडियंस हु आर रिजाइडिंग इन अनदर कंट्री, वो वहां पे वर्क कर रहे हैं और वो वहां से अपना अर्निंग करके कुछ सैलरी. इंडिया की पॉपुलेशन हम लोग सेकंड नंबर पे हैं चाइना के बाद. तो हमारे जितने भी इंडियंस हैं, आपको हर एक कंट्री में, वर्ल्ड का ऐसा कोई शायद कोई कंट्री हो जहां पे इंडियंस ना मिले, वो हर जगह वहां पे वर्क कर रहे हैं और वहां से रेमिटेंस आता है. और रेमिटेंस हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है, इसीलिए ये पॉजिटिव है. अब सेकंड फैक्टर जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स. एक्सटर्नल लोन्स, इसका मतलब लोन्स टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ. इंडिया ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लिया होगा, ठीक है. हमें अपना प्रोडक्ट्स का कुछ कैपिटल की नीड होगी, तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन लिया है, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा, ठीक है. तो लोन्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिए, माइनस लोन गिवन टू अनदर कंट्री. तो मान लो हमारे जो नेबर कंट्री है, पुअर कंट्रीज हैं, नेबर लाइक बांग्लादेश, नेपाल, इनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मालदीव और श्रीलंका, इनको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये हमारे इसमें आ जाएगा और ये निगेटिव में आता है. निगेटिव में कैसे आता है? कि हम लोग जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन लेते हैं, मान के चलिए कि हम लोगों ने 100 रुपीज का लोन लिया, ठीक है. 100 माइनस में है, ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने अगर लोन आप प्रोवाइड कर रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग लोन, इट मींस आपको क्या मिलने वाली है? इनकम मिलने वाली है. अब यहाँ पे देखो, लोन हम दे रहे हैं, तो 100 रुपए का जब हम लोन लेते हैं, तो हम दूसरे कंट्रीज को हार्डली 20 और 25 रुपीज का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए एक एसेट है. 100 रुपीज लाइबिलिटी है, इसीलिए माइनस. 20 रुपीज हमारे एसेट्स हैं, 20 रुपीज, इसीलिए आप 100 माइनस 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? -80. इसीलिए जो ये टर्म है, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, फॉर इंडिया ये नेगेटिव है. एक्सटर्नल ग्रांट्स में देखिए, एक्सटर्नल ग्रांट्स, इंडिया ऑफर्स ग्रांट्स टू यूएन बॉडीज एंड अदर कंट्रीज. हम इंडिया ग्रांट्स प्रोवाइड करता है. देखो, लोन प्रोवाइड करना, किसी को लोन देना, 20 रुपीज का आपने किसी को लोन दिया है, तो आपको 1 रुपए या 2 रुपए की आपको मान लीजिए क्या मिल रहा होगा? कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा. लेकिन ग्रांट क्या है? एक तरीके से हेल्प. आपने 100 रुपीज किसी को दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो डोनेशन कभी भी आपको वापस उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता. तो इंडिया अपने पॉकेट से ग्रांट्स देता है. माइनस इंडिया रिसीव्स ग्रांट्स फ्रॉम फ्रॉम यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड अदर कंट्रीज. हमको इंडिया अगर 100 रुपीज अपनी पॉकेट से डोनेट करता है यूएन बॉडीज और अदर कंट्रीज को, ग्रांट दे रहा है, तो इंडिया को जो ग्रांट मिलते हैं यूएन बॉडीज और अदर कंट्रीज से, वो बहुत ही कम अमाउंट होता है. वो नियर अमाउंट मान के चलिए 30 और 40 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉकेट से गया, दैट्स वाई -100. हमारे पास आ रहा है, मुझे कोई ग्रांट, मुझे कुछ गिफ्ट मिल रहा है, दैट्स वाई +30 रुपीज. इट मींस नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? -100 + 30 माइनस का 70. इट मींस ये भी चीज नेगेटिव रहने वाली है. ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है. इंडिया के लिए प्राइवेट रेमिटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है हमारा इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, एक्सटर्नल ग्रांट भी हमारे लिए नेगेटिव है. प्राइवेट रेमिटेंस की बात करते हैं, तो इंडिया में जो फॉरेनर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, वो भी अपने घर में भेजते होंगे, बट इन कंपैरिजन टू इंडियन रेमिटेंस जो हमें वर्ल्ड के अनदर कंट्री से आते हैं, इंडिया जो एनआरआई वहां पे वर्क कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फॉरेनर्स हु इज वर्किंग इन इंडिया, और वो अपना मनी अपने घर पे भेज रहे हैं. इसीलिए ये चीज पॉजिटिव है. जितना हमारे पास आता है, 100 रुपीज आता है, तो यहाँ से जो फॉरेनर्स अपने घर पे सेंड करते हैं, वो हार्डली 10 रुपीज है. इट मींस हमारे पास प्लस का 100 है, माइनस का 10 है. इट मींस कितना हो गया? +90 रुपीज. इसीलिए ये पॉजिटिव, ठीक है. इट मींस
इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर आप देखो, इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू प्राइवेट रेमिटेंस प्लस इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स प्लस एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो अगर आप इन सभी चीजों को मिला दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो टोटल क्या बन जाएगा, ये सारी चीज नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए फॉर इंडिया जो फॉर्मूला है ये हो जाता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना फॉर इंडिया ही है ऐसा, ठीक है, आपको बता रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब नेट, जहां कहीं पे भी नेट आएगा वहां ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये क्या बन गया, एनएनपी, और नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी का अपने फॉर्मूला को ओपन कर दिया, जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये जो एनएनपी होता है इट इज द प्योरेस्ट ऑफ द इनकम ऑफ नेशन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्योरेस्ट ऑफ द इनकम ऑफ नेशन। अगर हमें इंडिया की वास्तव में इनकम देखनी है कि वास्तव में इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फिस्कल ईयर में कितना अर्न किया है, देन वी हैव टू चेक एनएनपी, हमें एनएनपी चेक करना होगा, ठीक है। अब ये चार्ट है, आप इसको देख सकते हो किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, टोटल जो नेशनल इनकम है उसमें से आप उसको डिवाइड कर दो टोटल नेशनल इनकम को, जो नेशनल पॉपुलेशन है उससे, उससे होगा क्या, पर कैपिटा इनकम आपको मिल जाएगा। और ये जो पर कैपिटा इनकम है इट इज द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ पीपल्स वेलफेयर। ये कई बार आ चुका है इन स्टेट पीसीएस आल्सो। तो पर कैपिटा स्टेटमेंट इनकम से रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट अगर आता है तो आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। सो इट इज द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ पीपल्स वेलफेयर। पर्सनल इनकम में आपको मिलेगा एनएनपी, जो भी आपने देखा, माइनस में सोशल सिक्योरिटी, मीन सोशल सिक्योरिटी के लिए आप कितना खर्च कर रहे हैं, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, मींस ये भी एनएनपी में से माइनस हो रहा है। ब्रैकेट के अंदर जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब ये सारी चीजें माइनस है। कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दीजिए, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। देखो इसका आपको जो ये फॉर्मूला है वो आप देख लो, इसके अलावा बाकी ज्यादा कभी आता नहीं है इससे रिलेटेड कोई चीज। ट्रांसफर पेमेंट्स, अब ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्योरली वन साइडेड पेमेंट, प्योरली वन साइडेड पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। पेंशन दे दी, पेंशन के बदले कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो ये सभी क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट। पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, नो गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन अगेंस्ट इट, ये होते हैं प्योरली वन साइडेड पेमेंट, इनके बदले कुछ नहीं मिलता। ये होती है पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपने मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए में से आपने कुछ टैक्स पे कर दिया। सपोज मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का टैक्स पे कर दिया, ठीक, 10,000 रुपए आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम मींस आपके रिमेनिंग कितना रह गया, 4,90,000। अब ये जो 4,90,000 है ये आप डिस्पोजेबल, आपकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो गई, मींस आप इस अमाउंट को खर्च कर सकते हो। वास्तव में आप इतना ही अमाउंट को की सर्विसेज ले सकते हो। 5 लाख रुपए जो आपकी सैलरी थी उसमें से 10,000 रुपए तो आपने टैक्स दे दिया। इट मींस पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। फॉर्मूलाज ही आपको देखने हैं, ठीक है। ग्रीन जीडीपी ये भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड जहां कहीं पे भी ग्रीन दिख जाए, ठीक है, या फिर सस्टेनेबल चीजें दिख जाए, सस्टेनेबल टर्म याद रखना, ग्रीन और सस्टेनेबल टर्म, वहां उसको आप रिलेट कर सकते हो वहां के इन्वायरमेंट से। सो जीडीपी, जितना कुछ भी प्रोडक्शन हुआ है फॉर पर्टिकुलर दिस जीडीपी, उसमें जो भी कुछ इन्वायरमेंटल लॉसेस हुए हैं ड्यू टू प्रोडक्शन, उसकी इन्वायरमेंटल की जो लॉसेज है उनकी जो एग्रीगेट कॉस्ट है वो माइनस कर दो फ्रॉम जीडीपी। इट मींस ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एग्रीगेट कॉस्ट of loss of environment due to production, that is called green GDP, ठीक है। तो इसको याद रखना है।
सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हो। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। और ये पोर्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बैंकिंग है। बैंकिंग के साथ साथ इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, जहां हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कई सारे मेथड आपको मिलेंगे, 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड। और ये क्या क्या होते हैं, नजर इस पे भी डाल लेते हैं। इनकम मेथड मींस यहाँ पे हम मेजर करते हैं फ्लो ऑफ इनकम को। फ्लो ऑफ इनकम हम देखने वाले हैं, मींस नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड, मींस जो फैक्टर इनकम है, मींस W मींस वेजेस, R मींस रेंटल फॉर लैंड, P मींस प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर, I मींस मिक्स्ड इनकम, प्लस नेट इनकम मींस हम हर जगह देखो यहाँ पे इनकम को ही देखते हुए चलेंगे, सिर्फ इनकम ही देख रहे हैं। इनकम देखेंगे तो इनकम के बेसिस पे हम प्रोडक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके, जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो वर्कर्स थे उनको कितनी इनकम मिली, उसके बेसिस पे हमने चेक कर लिया। दूसरा है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। इसमें क्या होता है, हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को चेक करते हैं, ठीक है। मींस जो फ्लो ऑफ गुड्स है, जैसे मान लीजिए एक फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया, व्हीट को उसने सेल कर दिया किसी फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल से फ्लोर को सेल परचेज किया किसी ब्रेड कंपनी ने, ब्रेड कंपनी से ब्रेड को परचेज किया किसी पिज्जा कंपनी ने, ठीक है, पिज्जा कंपनी से सीधे कंज्यूमर ने उसको परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो डिफरेंसेस आ रहा है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड मींस यहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, मींस बेसिक 4 फैक्टर्स के कैपिटल को हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, उसको जब हम चेक करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में। नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो जो प्रोडक्शन होगा वो कितने रुपए का ही होने वाला है, 100 रुपीज का, क्योंकि 100 रुपीज लगे, ठीक है। 100 रुपीज में सारी चीजें काउंट है, मींस उसमें कैपिटल के इंटरेस्ट भी काउंट है, लैंड का रेंट भी काउंट है, और लेबर के वेजेस भी काउंट है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी काउंट है। जब इतनी सारी चीजों का 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ है तो 100 रुपीज का प्रोडक्शन होगा, और 100 रुपीज का प्रोडक्शन है तो यही तो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अलग अलग मेथड है, अलग अलग चश्मे हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को चेक करते हैं, ठीक है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। व्हाट आर द फैक्टर कॉस्ट वो आपको बता दिया है, लैंड, दीज आर 4 बेसिक फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए आपको रेंट पे करना होता है, लेबर को आपको वेजेस देनी होती है, कैपिटल के लिए, कैपिटल अगर आप लोगे तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, इंटरेस्ट। बैंक से अगर आपने कैपिटल लिया तो क्या दोगे, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाएगा, इसी के टोटल को क्या बोल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस क्या होती है, बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स। मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, दिस इज द फैक्ट्री ऑफ अ पेन, यहाँ इस फैक्ट्री के अंदर एक पेन का प्रोडक्शन होता है और उसमें फैक्टर कॉस्ट इसका कितना आता है, सपोज फैक्टर कॉस्ट इज 10 रुपीज, ये सारी चीजें पे करने के बाद, ठीक। अब जैसे ही ये प्रोडक्शन हुआ, अभी ये जैसे ही एक पेन बन चुका है, इस पेन पे लग जाएगा प्रोडक्शन टैक्स, और गवर्नमेंट इस पे प्रोडक्शन सब्सिडी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए प्रोडक्शन टैक्स है, इसमें प्रोडक्शन टैक्स इज 5 रुपीज, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि भाई देखो पेन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लिटरेसी बढ़नी चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट हमें लेके आना है, तो एचडीआई में अच्छा रैंक लेके आएंगे तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए 2 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने इसमें दे दी, मींस प्रोडक्शन सब्सिडी दे दी, कितना हो गया, 2 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो अब टोटल बेसिक प्राइस कितना हो गया, बेसिक प्राइस ऑफ अ पेन 10 + 5 15 - 2 13 रुपीज। तो 13 रुपीज क्या होगा, दिस इज द बेसिक प्राइस ऑफ अ पेन। ये अभी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला है।
अब ये फैक्ट्री के गेट से जैसे ही बाहर आएगा, मार्केट में आएगा, फैक्ट्री के गेट के बाहर क्या है, मार्केट, तो मार्केट में मार्केट प्राइस मिलेगा। मार्केट प्राइस में क्या होता है, बेस प्राइस, बेसिक प्राइस, ये जो 13 रुपीज था। अब जैसे ही मार्केट में आएगा, गवर्नमेंट इस पे प्रोडक्ट टैक्स लगा देगी, प्रोडक्ट टैक्स। सपोज ये प्रोडक्ट टैक्स है 3 रुपीज का, क्योंकि अब चीज ज्यादा महंगी हो रही है, प्रोडक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। कई सारे प्रोडक्ट पे सब्सिडी नहीं मिलती है, चाहे प्रोडक्शन में हो चाहे प्रोडक्ट में, बट एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला कि चलो हम 1 रुपए की सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोडक्ट सब्सिडी। ये माइनस का हो गया, तो अब कितना हो गया, 13 + 3 16 -1 15। इट मींस मार्केट में इस पेन का प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज। तो ये क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो बेसिक प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल गया है। ठीक है, सो दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि जो हमारा कल वाला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे उनको कवर करेंगे। ओके,